नमस्कार दोस्तों, परमाज किशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है सुपर टेट से संबंधित बाल विकास और पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न जो कि PYQ प्रश्न पर आधारित हैं। आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 27,000 जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं जो कि अधिकतर PYQ प्रश्न पर आधारित हैं। तो सभी लोग क्या करिए, जल्दी से आज ये क्लास क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमाज किशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? कह रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। कह रहा है कि कोई मापनी है, उसके अंतराल में समस्त गुण यानी सभी गुण समाहित हो और साथ में उसके परम शून्य भी हो, वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा कह रहा है कि नामित मापनी, दूसरा कह रहा है कि क्रम सूचक मापनी, तीसरा कह रहा है हमारा अंतराल मापनी और चौथा कह रहा है कि अनुपात मापनी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, परम शून्य जो है ये अनुपात मापनी में जाएगा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए इसका उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि मापनी के मुख्य रूप से चार स्तर या प्रकार होते हैं। पहला जो होता है शाब्दिक या नापित, यहाँ पे नामित मापनी, दूसरा कह रहा है कि क्रमिक मापनी और तीसरा कह रहा है अंतराल मापनी और चौथा कह रहा है कि अनुपात मापनी। याद रखिएगा, मापनी के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं या प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। लेकिन यहाँ पे कहा है कि परम शून्य की बात क्या है, तो अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी यहाँ पे शामिल है। तो हमारा जो राइट आंसर था उसका चौथा सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर भी रखे गए हैं और यहाँ पे व्याख्या के साथ रखेंगे ताकि कोई भी डाउट न रह जाए अच्छी क्लास से। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश में होता है, यानी हमारा जो आंतरिकरण मूल्य होता है वो किसमें होता है? तो पहला कर रहा है कि ईदम में होता है और दूसरा हमारा कर रहा है कि अहम में होता है और तीसरा कर रहा है पराहम में होता है, चौथा कर रहा है कि परिस्थितियों में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यानी कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे विचार हैं, उसका आंतरिकरण कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है या फिर परिस्थितियों में होता है? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पराहम में होगा। आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सिगमंड फ्रायड यहाँ पे कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य यहाँ पे संपत्तियाँ बताए हैं। पहला बताया है चेतना, अर्ध चेतना, अचेत चेतना और दूसरा बताया है ईदम, अहम व पराहम माने जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में ईदम, अहम पराहम को, इन तीन तत्वों को विशेष महत्व दिया है। इसके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित करता है, यानी जो वातावरण है यानी सम्मिलित होता है उसमें बालक जो होता है ढल जाता है। तो फ्रायड कहते हैं कि फ्रायड के अनुसार ईदम यानी IQ यानी सोचने विचारने की जो व्यक्ति की शक्ति होती है, अपने दक्षित यहाँ पे दमित इच्छाओं के यानी अपनी इच्छाओं के अनुसार तत्काल पूर्ति के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है। जबकि यहाँ पे करा है पराहम जो होता है, सुपर ईगो जो होता है, सामाजिक यहाँ पे मान्यताओं के परंपराओं के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसलिए कह सकते हैं कि ईगो इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया करके व्यक्तित्व के वास्तविक धरातल को यहाँ पे कह रहा बैठाने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा उसका तीसरा था। आगे बढ़ते हैं। सभी उदाहरण को भी रखे गए हैं ताकि कोई भी प्रश्न आप लोगों के विचार में आगे आए शंका में तो उससे दूर किया जा सके। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा करा है, हमारा प्रश्न तीसरा करा, व्यवहारवादी दैस ने कहा है मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहूँ बना सकता हूँ, यानी जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? किसने कहा है? तो पहला करा है यहाँ पे फ्रीमैन ने, दूसरा करा है न्यूमैन ने, तीसरा करा है हमारा वाटसन ने और चौथा करा है कि होल्जिंगर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए तीसरे का। देखिए तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वाटसन के साथ जाएगा। वाटसन ने कहा था मुझे कोई एक बालक दे दो, मैं उसे नवजात बालक दो यानी छोटा बालक दो, उसे मैं चाहूँ तो डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ या फिर चोर बना सकता हूँ, यानी जो मैं चाहूँ उसे बना सकता हूँ। क्योंकि जो भी बालक
के गुण होते हैं वो छोटे स्तर से ही बड़े स्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई बालक जिस संगति में रहेगा वही सीखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा इसका तीसरे के साथ जाएगा वाटसन। आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर पे थोड़ा देख लेते हैं। वाटसन है अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, जो वाटसन है वो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव व्यक्तित्व को समृद्ध करके एक नया निर्माण करने की कोशिश की। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा और भी बेहतर है। देखिए चौथा हमारा क्या कह रहा है। चौथा ये कह रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो पहला कह रहा है हमारा उद्दीपन की, यहाँ पर कह रहा है उद्दीपन उपायेयता की, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है उद्दीपन की विश्वसनीयता की, और चौथा कह रहा है उद्दीपन की सक्रियता पे। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा। देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा उद्दीपन की तीव्रता पे जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता, यानी जितने आपकी सोचने शक्ति होगी उतने तीव्र स्तर से क्या कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो प्रमुख होती है उद्दीपन की यहाँ पे तीव्रता। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। याद रखिएगा, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर आपके पास वो उद्दीपन तीव्रता है तो आप उसके तरफ सम्मोहित हो जाएंगे, यानी देख कर मोहित हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा इसका हमारा पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी रखा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि डैश 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 छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है। तो पहला कह रहा है कि शिक्षण, दूसरा कह रहा है कि सहानुभूति, तीसरा कह रहा है कि समदृष्टि, और चौथा कह रहा है प्रेरणा। तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें का किसके साथ जाएगा। देखिए रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रेरणा के साथ जाएगा। सहानुभूति, याद रखिएगा, सहानुभूति दूसरे के द्वारा दी जाती है। शिक्षण दूसरे के द्वारा, समदृष्टि यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया कार्य होता है, लेकिन प्रेरणा आप खुद से लेते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम सोचते हैं को अच्छा कार्य कर रहा है तो हम भी करेंगे, तो हम उसके द्वारा प्रेरणा लिए। लेकिन सहानुभूति कोई दूसरा देता है, शिक्षण कार्य कोई दूसरा देता है, समदृष्टि यानी कोई आपको दिखाता है, लेकिन प्रेरणा जो होती है आप खुद से उसके द्वारा सीख कर ढलने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन उसका उत्तर है प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति में तीव्रता होती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। तो याद रखिएगा, जो रुचि उत्पन्न करने की कला है किसने कहा है, तो थॉमसन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने क्या कहा है। देखिए फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने में असफलता। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है विस्मरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत आपका है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ग्रहण किए गए सीखे हुए तत्वों को धारण करने में पुनः स्मरण करने में सफलता, विस्मरण गलत। अगर वो कोई व्यक्ति जो है कोई चीज़ सीखा है और पूर्व में सीखा है और वर्तमान में क्या कर रहा है, वो उसको ध्यान में रखकर कोई चीज़ सीख रहा है, तो वो विफलता नहीं कहा जाएगा, वो पुनः स्मरण नहीं कहा जाएगा। ठीक है, विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रयत्न किए, किसी समय नहीं, जब व्यक्ति चाहे तब सीख सकता है कोई भी कार्य। तो ये भी आपका गलत है। कह रहा है विस्मरण वह पद्धति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो राइट आंसर यही होगा हमारा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा छठे का तीसरा होगा। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड ने, यहाँ देखिए सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिकांतक विशेषज्ञ थे, जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पनाओं प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन्होंने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को क्या किया जा सकता है, स्मृति अलग कर देती है। यानी कोई घटना आपके साथ दुखद हुई है, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आएगी जब आप उसे भूल जाएंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपको याद दिलाएगा तो आपको पुनः याद हो जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे उसे भूलना ही, तो उसे ही विस्मरण कहा जाता है।
जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी उसे आप स्मृति में रखेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी उसे आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो 7वें का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, करा कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वाटसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, वाटसन के द्वारा किया गया था, या फिर करा कोपका के द्वारा, कोहलर के द्वारा, गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए एस का मतलब होता है यार स्टिमुलस होता है, और ओ का मतलब होता है ओरिनिस्म होता है, और यहाँ पे कह रहा है आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? वाटसन के साथ जाएगा, कोपका के साथ जाएगा, कोहलर गेस्टालवादी के साथ जाएगा। तो 7वें का राइट किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर ना तो पहले के साथ जाएगा, ना तो दूसरे के साथ जाएगा, ना तो तीसरे, ना तो चौथे, इसलिए ये ऑप्शन पूरा ही गलत है। याद रखिएगा अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ओ यहाँ पे SOR, जो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ के द्वारा क्या किया था? प्रस्तावित किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है पूरा। याद रखिएगा जो SOR जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपक अनुक्रिया में दिए गए विकल्प में कोई उत्तर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा स्टार पे दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 8वां प्रश्न हमारा है। कह रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला कह रहा है कि अवधि, दूसरा हमारा कह रहा है कि नवीनता, तीसरा कह रहा है कि रुचि, और चौथा कह रहा है कि आकार। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का कौन सा जाएगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है। आंतरिक मतलब होता है खुद के द्वारा। तो अवधि जो होती है किसी समय को कहा जाता है, समय को कहा जाता है, इसलिए ये गलत है। नवीनता नए ज्ञान की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। आकार किसी चीज़ का स्वरूप देने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। लेकिन रुचि आपका जो जाएगा एकदम सही जाएगा। ठीक है, जिस इसका राइट आंसर जाएगा, जितने लोगों का आया है पहला तीसरा एकदम राइट आंसर 8वें का होगा, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा रुचि के साथ जाएगा, यानी तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया था 8वें का राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां क्या कर रहा है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखा है और वो क्या करता है, कोई समय एक ऐसा आता है उसका उपयोग किया गया ज्ञान दूसरे समय के समय समस्त उसका उपयोग करके उसे कार्य कर लेता है, तो उसे क्या कहलाता है? तो पहला कह रहा है हमारा सीखने की विधि, यहाँ पे कह रहा है विधियाँ, दूसरा कह रहा है सीखने में स्थानांतरण, और तीसरा कह रहा है सीखने में पठार, और चौथा कह रहा है सीखने में रुचि। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे सीखने की विधियाँ तो नहीं होगा, याद रखिएगा सीखने की विधियाँ नहीं होगी, तो ये गलत है। सीखने में पठार ये भी नहीं होगा। ठीक है, सीखने में पठार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी स्थिति में उसका प्रयोग कर रहा है। सीखने में रुचि नहीं, यानी वो सीख चुका है, ठीक है, उसका प्रयोग कर रहा है, तो सीखने में रुचि वो पहले ही ले चुका है। सीखने में विधियाँ भी नहीं होगा, विधियाँ जो होती हैं अलग अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो बचेगा हमारा यहाँ पे जाएगा सीखने में स्थानांतरण, यानी एक समय किया गया कार्य दूसरे समय में उपयोग किया करना ही क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा 9वें का। देखिए यहाँ पे क्या करा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग के सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी हुई बातें दूसरे विषय की सीखने में अथवा परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे दूसरा गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न ये करा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला करा स्मृति, दूसरा करा सीखना, तीसरा करा है प्रेरणा, और चौथा करा है चिंतन। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का कौन सा होगा? देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे सीखना होगा। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। तो जितने लोगों का दूसरा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे उसके उत्तर पे। देखिए इसका उत्तर क्या करा है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें तो यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी हो तो जिज्ञासा के कारण वो मुंह में दबाता है और उसे काटता ही तीखा ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी भी नहीं जाता है। अगर फिर उसको मिर्च दिया जाता है तो उसे देखकर फेंक देता है, या फिर उसको पता चल जाता है कि इसको खाने से हमें कष्ट होगी। तो राइट आंसर जो गया था यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे।
देखिए 11वां प्रश्न करा है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आकृतियों करा की आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो पहला करा कि स्तंभाकृत, दूसरा करा आवृत्ति बहुभुज, तीसरा करा है कि संचयी आवृत्ति और चौथा करा है कि रेखाचित्र। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? तो 11वें का जाएगा स्तंभाकृत। ठीक है, स्तंभाकृत। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे। करा सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो सभी लोगों को पता है किशोरावस्था में होता है। ठीक है, शैशवावस्था में नहीं होता है, अनुकरण की होती है। बाल्यावस्था में भी बालक अनुकरण ही करता है और प्रौढ़ावस्था जो होती है बालक हर चीज़ में निपुण हो जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 12वें का तीसरा होगा, क्योंकि आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। थोड़ा सही था उत्तर इसका। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है हमारा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पे, नैतिकता पे, ध्यान पे या फिर वास्तविक चीज़ों पर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 13वें का राइट आंसर है। देखिए वास्तविकता चीज़ों पे नहीं जाएगा, ये तो याद रखिएगा। अधिकांश व्यवहार आधारित नहीं होता है, वास्तविक पर यहाँ पे कह रहा है। कुछ अवास्तविक भी होता है, वास्तविक। जो चीज़ नहीं होती है उस पर भी विचार किया जा सकता है, जो चीज़ हो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये तो गलत है। तीसरा नैतिकता यानी गुणों पर आधारित नहीं होगा, याद रखिएगा। ये ध्यान पे नहीं होगा। ये जो जाएगा इसका राइट आंसर वो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले मूल प्रवृत्तियों के साथ जाएगा, याद रखिएगा। बालक की मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही क्या होता है, उसके व्यवहार में अधिकांश आधारित होता है व्यवहार। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 13वें का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। करा शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों, याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना होती है। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। अगर बालक इस अवस्था में कुछ भी हो जाता है तो वो उसके आने वाले जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है तो बालक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जाए तो बालक का जीवन काल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है शैशवावस्था। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि अंतर्दृष्टि सूर्य का सिद्धांत सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पे किया था कोहलर ने प्रयोग? यहाँ पे करा है कुत्ते पे, दूसरा करा है हमारा वनमानुषों पे, तीसरा करा है हमारा यहाँ पे बिल्लियों पर, चौथा करा है हमारा यहाँ पे चूहों पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कोहलर थे उन्होंने वनमानुष पे किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सूर्य का अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने के का श्रेय जर्मन के मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये कोहलर के जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक में यहाँ पे मेंटली ऑफ यहाँ पे ओपिस के द्वारा यहाँ पे 1925 प्रस्तुत किया गया था। 1925 में अपनी पुस्तक लिखी थी जर्मन वैज्ञानिक कोहलर ने। ठीक है, कोहलर सूर्य के सिद्धांत का प्रयोग बनमानस यानी सुल्तान नामक एक बंदर पे करते हैं। चिंपांजी जो बंदर था उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितना अधिक होगा सूर्य की क्षमता विकास भी उतना ही अधिक होगी। सही बात है, जो बालक जितना सोचेगा याद रखिएगा उतना ज़्यादा उसकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी रुचि उच्च हो। तो यहाँ पे करा पहला सृजनशील में, दूसरा करा अध्ययन में, तीसरा करा है कि विश्लेषण में, चौथा करा है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका राइट आंसर आप कहाँ देंगे? याद रखिएगा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो याद रखिएगा हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और उदाहरण के साथ बनाया गया था आज की क्लास का। तो सभी लोग क्या करिएगा, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। तो आपके भावी जीवन के लिए अच्छे से नंबर लाएं आप लोग, यही कामना करते हैं। और अच्छे से प्रश्न और भी बनाए जाएंगे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा सभी लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।